दोस्तों आ गई है वापस आपकी एनसीईआरटी सीरीज और एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 हम लोग कर रहे थे। यूनिट नंबर 4 को आज खत्म करेंगे और क्लास 6 हमारा जो पॉलिटी वाला विषय वस्तु है वो हमारा खत्म हो जाएगा। डिटेल में सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आजीविका को आज हम लोग पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दो भागों में आजीविका है, एक हमारी ग्रामीण है और एक हमारी जो शहरी आजीविका है, उनके संसाधनों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए, सुनते हुए, सीखते हुए चले जाइएगा। जहां पर कोई दिक्कत आएगी तो वो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, वहां पर आप हमारे साथ में अपनी बातों को भी रख दीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए, सुनते हुए हम लोगों ने 3 यूनिट्स को खत्म कर लिया है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है, बेसिक भाई आपके क्लियर हो जा रहे हैं इसके माध्यम से, और कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जा रहा है कि एनसीईआरटी भी सर हमने पढ़ ली है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिट नंबर 4 आपके सामने आ चुकी है। लिवलीहुड आजीविका यहां पर हमारा टॉपिक है। बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक रूरल लेवल पर, एक अर्बन लेवल पर। दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि भाई गांव के क्षेत्र में, गांव देखिए परिस्थितियां जो हैं वो इंसान को काम जो है ना, तो परिस्थितियों के हिसाब से आदमी अपनाता चला जाता है। जैसे गांव क्षेत्र है वहां पर कृषि जो है एक बहुत बड़ा साधन होता है, कृषि आदमी करने लगता है। शहरी क्षेत्र में जो मजदूरी है वो बहुत बड़ा साधन है, मजदूरी आदमी करने लग रहा है। अगर मान लो स्किल्स हैं तो आप एक पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति के लिए आप नौकरी कर रहे होते हो, या फिर आपके अंदर थोड़ी बहुत अगर टैलेंट है तो आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हो, या फिर सरकारी नौकरी। अलग अलग प्रकार के विकल्प हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के विकल्प हैं। मेनली हमें क्या करना है, पैदा हुए हैं तो जी ही लेते हैं, ये वाली अवधारणा को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आजीविका पर बात करेंगे। इकाइयां इसमें दो प्रकार की, इकाई नंबर 4 है, ये हमारी यूनिट नंबर 4 है, और इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पर अपने पेट को भरने के साधनों पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाइएगा, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आजीविका अगर हम लोग अगर बात करें, एक बार में समझने का प्रयास करें तो भाई जो खाना खाने के लिए जो पैसा आना है ना, वो कहां से आएगा ये आपको बताना, यही आजीविका का एकमात्र तरीका है। आजीविका को समझने का, जीवन यापन से जुड़े हुए संसाधनों को एकत्र करने की एक व्यवस्था आजीविका कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग व्यवस्था, शहरी क्षेत्र में अलग व्यवस्था। उन जो व्यवस्थाओं में एक आपको टकराव है वो यहाँ पर आपको इमेजेस के फॉर्म में मिलेगा। पहला वाला एग्जांपल ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर एक कृषि का पिक्चर आपके सामने दी गई है। दूसरा वाला एक कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां पर कैश या बैंक्स या बाकी सारी चीजें, बाकी सारे विकल्प यहां पर अवेलेबल आपको शो कराए जा रहे हैं। तीसरा भी एक आप इसे सेमी अर्बन या फिर एक अर्बन एरिया मान सकते हैं, जहां पर सब्जियों को बेच करके पैसा एकत्र किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर आपको शो किया जा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं, जो कि गांव की जो आजीविका है उन पर निर्भर करेगा। गांव की आजीविका को आपको समझाएगा, गांव में किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये अच्छा एक एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग समझेंगे। परिस्थितियां बहुत बड़ा फैक्टर है, हम लोगों ने शुरुआत में ही बात करी। परिस्थितियां, अगर गांव में जैसी परिस्थितियां, उसके हिसाब से वहां पर रोजगार मिलेगा। अगर वो परिस्थितियां आपकी आजीविका को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो लोग पलायन करके शहरों में जाएंगे और वहां पर रोजगार के अवसर देखेंगे। तो शुरुआत ग्राम से करेंगे, फिर शहरों पर भी हम लोग चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाइएगा। ग्राम, गांव या फिर हम लोग अगर जब विलेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, भाई खेत होंगे, खेती हो रही होगी, अलग अलग प्रकार की फसलें लहलहा रही होगी, बहुत सुंदर सा दृश्य होगा, पोल्यूशन की क्वांटिटी भी कम होगी और लोगों की खुशहाली भी बहुत ज्यादा ग्रामीण स्तर पर होगी। ऐसा एक सेटिस्फाइंग सा एक एनवायरमेंट, एक माहौल गांव का नाम सुनकर के आपके मन में आता होगा। कितने लोग ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्हें गांव बहुत ज्यादा पसंद है। हम भी गांव से जुड़े हुए, बिल्कुल हमें जब भी मौका मिलता है गांव जाकर के अपने अपने मतलब एक तरह से ना स्ट्रेस वगैरह सब कुछ वहां पर भूल जाते हैं। वहां पर जीवन अलग लेवल पर चल रहा है, वहां पर लोगों का सेटिस्फेक्शन अलग लेवल पर चल रहा है। शहरों में आदमी भाग रहा है बहुत सारी चीजें प्राप्त करने के लिए, गांव में आदमी 8 बजे सब कुछ छोड़ करके, सारे जो दुख दर्द पीड़ा है सो कर छोड़ करके आराम से अपनी नींद को पूरी करने की तरफ चला जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो गांव में, वो सेटिस्फेक्शन गांव में, गांव की बात करेंगे। गांव में आजीविका के संसाधन कैसे कैसे डेवलप होते हैं, कैसे कैसे संसाधन होते हैं, उन पर डिटेल में चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, एक चक्र यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया गया जो कि फसल से जुड़ा हुआ है। फसल जो कृषि है बहुत बड़ा साधन एक माना जाता है गांव में। पहले उसकी रोपाई, पहले बीड़ा बनाने का काम होता है जिसे हम लोग सैपलिंग्स को प्रिपेयर करना भी कहते हैं। उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग होगी, मतलब उसकी रोपाई होगी। रोपाई के बाद में निराई होगी, निराई के बाद में कटाई होगी और फाइनली आपकी क्रॉप आपके पास, आपके घर तक आ जाएगी। तो खेतों से गांवों तक जो फसलों का आदान प्रदान होना रहता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम लोग साइकिल कहते हैं, क्रॉप की एक साइकिल जिसे आप कह सकते हैं।
वो प्रोसेस शुरू हो जाता है मई जून में ही सैपलिंग्स बनाने का। फिर जुलाई अगस्त आते आते जब बारिश होने लगती है तब ट्रांसप्लांटिंग होती है, फिर वीडिंग होती है, थोड़ी बहुत सफाई या निराई, रोपाई या निराई आप उसे कह ले, फिर लास्ट में कटाई होती है, जिसके माध्यम से फसल को आप देख भी सकते हैं कैसे हार्वेस्टर के माध्यम से या फिर सामान्यतः जो है वो लोगों के ही माध्यम से उसे कटाई कर दी जाती है। ठीक है, पहले लोगों के माध्यम से होता था, लेकिन अब तो मशीन्स आ गई हैं, डायरेक्टली खेतों में मशीन जाएगी, वहां पर कटाई करेगी, आप ट्रैक्टर के माध्यम से अपने खाद्यान्न को अपने स्टोर हाउसेज में ले जाकर के स्टोर करेंगे। अभी वर्तमान में ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जैसे भाई मान लीजिए नॉर्दर्न प्लेन है, वहां पर उपजाऊ चीजें हैं, बिल्कुल समतल सपाट मैदान है, बहुत अच्छे से वहां पर पहली वाली जो इमेज है बहुत अच्छे से वहां पर खेती होगी। ठीक है, दूसरी जो इमेज है वो एक पहाड़ी क्षेत्र की है, जहां पर जिसे हम लोग, ये जो इमेज है दूसरी वाली, ये नागालैंड की इमेज है। नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती देखने को मिलती है, जहां पर बहुत सारे लोग मिल करके एक पहाड़ को काटते हैं और अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग लोगों को आवंटित कर देते हैं, वो वहां पर खेती करते हैं और उससे अपनी आजीविका के संसाधन जो है वो तलाशने का या उनको अरेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग परिस्थितियों में खेतियां भी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं, सब कुछ डिटेल में चर्चा किया जाएगा। लेकिन खेती के अलावा भी क्या कोई विकल्प है गांव में? हाँ, दूसरा एक विकल्प, बहुत बड़ा विकल्प माना जाता है मछली पालन। ठीक है, मछली पालन होगा, आप ये बाजार देखते हैं जहां पर मछलियां खुलेआम लोग वहां पर खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तीसरा जो साधन यहाँ पर डेयरी को भी हम लोग एक साधन के रूप में जान सकते हैं, है ना, जो पशुपालन के माध्यम से डेयरी स्टैब्लिश हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा साधन है। इसके अलावा इसमें जो लकड़हार होते हैं उनका एक काम हो जाएगा, है ना, उसके बाद में लोहार का काम हो जाएगा, उसके बाद में जो कह लें आपकी जो फ्लावर्स बनाने का काम हो गया, या फिर जो मतलब हैंडीक्राफ्ट बनाने का काम हो गया, है ना, कटाई बुनाई, ये सारी चीजों का जो काम है ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। तो आइए डिटेल में समझते हैं आजीविका क्या है और कैसे अलग अलग प्रकार के रोजगार यहाँ पर हमें सृजन किए जाते हैं अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले रूरल व्यवस्था को हम लोग समझ लेंगे, गांव में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपना जीवन यापन करने के जो साधन हैं, जिनके माध्यम से वो जीवन यापन व्यक्ति कर रहा होता है, उसी को आजीविका कहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग जो हैं वो कृषि और उससे जुड़े हुए कार्यों पर निर्भर होते हैं, है ना। इसमें ग्रामीण आजीविका में खेती भी आ जाता है, पशुपालन भी आ जाएगा, मछली पकड़ना भी एक बहुत बड़ा रोजगार का या एक तरह से आजीविका का साधन बना रहता है। हस्तशिल्प भी एक साधन है और इसके अलावा छोटे मोटे और भी व्यापार हैं, जैसे बढ़ई का काम हो गया जो लकड़ी का काम करता है, लोहार का काम जो लोहे का काम करता है। इस तरीके के अलग अलग और भी साधन यहाँ पर होते हैं जो कि आजीविका को बहुत अच्छे से समझाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में फार्मिंग तो यहाँ पर एक मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है ना। यहाँ पर फार्मिंग में जैसे मान लीजिए धान की खेती हो गई, सब्जियों को लोग उगाते हैं, गेहूं की खेती हो गई, मक्का हो गया, सरसों हो गया, दलहन दिलहन, अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, रबी है, खरीफ है ना, अलग अलग प्रकार अलग अलग सीजन्स के हिसाब से इन्हें उगाया जाता है और उनसे जो उपजता है उससे उनका जीवन जो है वो चलता है। वो अपना यूटिलाइजेशन भी करते हैं और उसको वो बेच करके अपना आगे की सेविंग्स भी करते हैं और आगे का डेवलपमेंट भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें भी चैलेंजेस देखने को मिलता है। जैसे ये जलवायु पर पूरी तरह से निर्भर है, अगर पानी नहीं गिरा पूरी की पूरी फसल खराब, और हमारा तो एक ही मात्र आजीविका का साधन है तो हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, है ना। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं, है ना। और अच्छा, इसमें बेरोजगारी भी है, पूरे समय खेतों में काम नहीं है, एक बार आपने फसल लगा दिया, बीच में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है, बाकी बहुत ज्यादा काम नहीं, फिर लास्ट में कटाई का काम आ जाता है ना। तो इस पे बेरोजगारी भी देखने को मिल जाती है। इस वजह से लोग अलग अलग प्रकार के अवसर भी तलाशने लगते हैं, खेती को एक सब ऑर्डिनेट, या फिर आप इसको समझ लीजिए कि एक तरह से एक एक्स्ट्रा वर्क के रूप में लोग करने लगते हैं, है ना। तो इस वजह से खेती भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। खेती में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कभी कीड़ा लग गया, कभी जो है वो फसल बर्बाद हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो इसी तरीके के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए लोग खेती से थोड़ा सा बच करके चलने की कोशिश करते हैं। फिर भी खेती भूमि पर निर्भर है, पानी पर निर्भर है, बीज पर, उर्वरक पर, श्रम जैसे बहुत सारे कारकों पर निर्भर है, तो इस वजह से ये चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा, टाइप जो होते हैं फार्मर्स के, जैसे किसान भी बहुत बहुत सारे टाइप के होते हैं। सारे लोग खेती नहीं करते, पता है, सारे लोग खेती नहीं करते। जिसके पास ज्यादा खेती होती है तो वो उनको कांटेक्ट करते हैं जिनके पास खेती नहीं है,
वो उनको मजदूरी दे देते हैं, मजदूरी के माध्यम से वो अपने खेतों में उनसे काम करवा लेते हैं। तो कुछ बड़े हो गए, सभी समान नहीं होंगे, भूमि का स्वामित्व के आधार पर इन्हें बांटा जाएगा। सबसे पहले छोटे किसान, ये ऐसे हैं जो खुद काम करेंगे, चैलेंजेस इनके पास में ज्यादा है, संसाधनों की कमी है, आर्थिक समस्या से जूझ रहे होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ इनके पास में प्लॉट्स होंगे और उसके आधार पर ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरे लेवल पर लार्ज फार्मर आ जाएंगे। लार्ज फार्मर जो है वो अपने उनके पास में संसाधन ज्यादा है, काम करने वाले आदमी हैं, उन्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता कई बार, है ना, तो काम करने के लिए वहां पर लोग होते हैं और उसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार है ग्रामीण में भी, कृषि अगर है तो कृषि में भी प्रकार देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इससे रिलेटेड एक मॉक आज आपको आपके एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी बैच करके एक हमने अलग से बैच भी बना दिया है, उसमें आपको इससे रिलेटेड 2 मॉक आज देखने को मिल जाएंगे, उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांवों में कई लोगों के पास में अपनी भूमि नहीं होती है तो वो दूसरों पर काम करते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कृषि मजदूर कह करके संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे मजदूरों को कृषि मजदूर कहा जाएगा। इनकी आय कम है, इनके पास में भूमि नहीं है, ये दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो यहां पर बेरोजगारी का समय भी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि खेती में पूरे समय काम नहीं रहता, जब काम होगा तब तो इनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जब काम नहीं होगा तब तक के लिए ये बेरोजगार बने रहेंगे। तो इनकी आय भी उसी व्यवस्था पर निर्भर करती है, जब तक काम है तब तक इनके पास में आय भी रहती है, तो इनके पास में चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं, इन्हें एग्रीकल्चरल फार्मर्स कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला जो एक और पॉइंट आया, ये इंपॉर्टेंस क्या है रूरल लिवलीहुड, वुमेन का रूरल लिवलीहुड में, अरे महिलाएं भी इसमें बहुत एक्टिवली पार्ट लेती हैं। अगर आप फसल लगाने की बात करेंगे तो वहां पर लगातार भूमिका इनकी ज्यादा है, खेती भी करती हैं, पशुपालन भी करती हैं, घरेलू कार्य भी करती हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लो कोई अमीर आदमी वहां पर है तो उनके यहाँ बहुत सारे लेबर्स की जरूरत होती है, वहां पर भी ये महिलाएं यूटिलाइज होती हैं, तो वो अपना मतलब कदम से कदम मिला करके चलने का काम करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं काम नहीं करती, कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई मोतियों की माला बना रहा है, कोई जो है वो फूलों की माला बना रहा है, कोई बहुत सारे हस्तशिल्प बना रहा है, कोई अलग अलग प्रकार का कटाई का काम, बुनाई का काम, अलग अलग प्रकार के काम महिलाएं करती हैं और उसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करती है। तो महिलाओं की भी इसमें बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। ठीक है, अक्सर, लेकिन उसके बाद भी इनके काम को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता जितना महिलाओं और जितना पुरुषों को दिया जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने एक आर्टिकल भी अपने यहाँ इंक्लूड किया है ना, इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, महत्व उनको उतना नहीं दिया जाता जितना उनसे काम ले लिया जाता है ना। वैसे तो दोनों बराबर हैं, काम अगर एक महिला कर रही है एक पुरुष कर रहा है, दोनों को एक बराबर का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, अच्छा खेती के अलावा ग्रामीण लोग अन्य कई कार्यों से भी आजीविका प्राप्त करते हैं, बहुत सारे अदर भी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मछली पालन की बात हम लोगों ने की, डेयरी की बात हम लोगों ने की। अच्छा, मिट्टी के बर्तन बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है ना। आप जाते हैं ना स्टाइल में, जब आप किसी चाय के ठेले पर जाते हैं तो आप एक कुल्हड़ वाली भैया चाय दे दो, मजा आ जाएगा। कुल्हड़ में मीठी मीठी मिट्टी की सौंधी वाली खुशबू देखने को मिलती है ना। तो वो कुल्हड़ कहां से आ रहा है, वो वही गांव के उस छोटे से फार्मर ने जो काम किया है वहां से आ रहा है ना। तो इस तरीके से पॉटरी भी एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा आय का स्रोत तो नहीं है, लेकिन हाँ रोजगार, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है, बुनाई का काम हो गया, बढ़ईगिरी का काम मतलब कारपेंटरी का काम हो गया, ये सारे काम है जिसके माध्यम से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं, ये अतिरिक्त आय प्रदान करने का काम करते हैं ये सारे के सारे काम। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि भाई लोग खेती के साथ साथ में कुछ ऐसा अलग से भी कर रहे होते हैं जिससे उनका पैसा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए, उनके आय के स्रोत जो है वो थोड़े से बढ़ जाए। ठीक है, चैलेंजेस लेकिन बहुत है यहाँ पर। क्या चैलेंजेस है, पहले तो संसाधन है नहीं, है ना। मानसून पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, मानसून गड़बड़ा गया तो इनकी फसल पूरी खत्म हो गई और आजीविका का जो साधन था, वही सबसे बड़ा जो साधन है वो तबाह हो गया। सीमित रोजगार के अवसर हैं, है ना, हमारे पास में विकल्प हैं लेकिन उससे बहुत ज्यादा आय नहीं आती है ना। इनकम सोर्सेस बहुत कम आय है वहां पर, सीमित रोजगार है ना। तो ये चैलेंजेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इस वजह से बहुत लोग बेहतर विकल्प के लिए शहरों की तरफ पलायन हो जाते हैं, है ना। तो रोजगार के उतने ज्यादा विकल्प नहीं मिलेंगे तो आप वहां जाएंगे जहां रोजगार के विकल्प हैं, क्योंकि जीवन तो सबको जीना है, पैदा हुए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो लोग जहां जहां मौका मिलता है वहां वहां जाकर के अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रोसेस करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है इनका, क्योंकि कामगार और छोटे छोटे जो लघु या व्यापारी या किसान जो हैं वो आजीविका और अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। जो भारत एक गरीब देश माना जा रहा है, अगर इनकी
इनकी इनकम पर फोकस किया जाए, जो बहुत सारे लोग करके चले गए पहले, लेकिन कर कोई नहीं पाया कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। क्या हो गई क्या भाइयों बहनों, है ना? नहीं हुई ना। तो इसके पीछे ये सोच जो थी ना, वो यही थी कि जो हम सबसे जो हमारा गरीब वर्ग है ना, उसको अगर हमने थोड़ा उठा दिया तो गरीबी तो कम हो ही जाएगी, है ना? सोच अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाया, है ना? इंप्लीमेंटेशन करने में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आप अगर खाद ही अवेलेबल नहीं कर पाओगे तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? कृषि को अगर किसानों की आय को डबल करना है तो आपको सस्ते रेट पर खाद अवेलेबल करानी होगी, या फिर बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल कराने होंगे। ट्यूबवेल और जो सोलर ट्यूबवेल्स होते हैं उनकी आपको अवेलेबिलिटी करानी होगी, क्योंकि बिजली और बाकी सारे चैलेंजेस से ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा जूझते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स डेवलप करानी पड़ेंगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस जो है वो इच्छा शक्ति की कमी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण योगदान तो जरूर उसके बाद भी हमारे किसान भाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रामीण जो आजीविका को मजबूत करने से गरीबी कम हो जाएगी और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब सबके पास में पैसा अगर हो जाएगा तो ओवरऑल जो कंट्री है उसके पास भी पावरफुल हो जाएगी, वो पैसा हो जाएगा उसके पास में फ्लो ऑफ करेंसी बहुत बेहतरीन बढ़ जाएगा, है ना? तो इस वजह से इनको अपलिफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है, ग्रामीण आजीविका उन संसाधनों को दर्शाती है जिनसे गांव के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़े हुए कार्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हमारा रहा और उसमें हम लोगों ने आजीविका के साधनों पर बात की, लेकिन संसाधनों की कमी और रोजगार के अवसर की कमी और बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से लोग शहरों पर आते हैं। तो क्या यहां पर जीवन बेहतर हो गया? अभी समझ में आ जाएगा, देखिएगा। शहरों में हाँ ठीक है, हम लोग कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई स्विगी बना हुआ है, कोई जोमेटो बना हुआ है, कोई कुछ करके अपना जीवन चला रहा है। ठीक है, चलाने का काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है ना? बहुत बड़ा ट्रेंड चला है ई रिक्शा। इतने ई रिक्शा है कि मतलब आप कहीं पर एक को अगर रोक रहे हैं तो चार आकर के रुक करके आपको जबरन कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए तैयार है ना? तो अलग अलग प्रकार के साधन है। कोई किसी को बाल काट के पैसे कमा रहा है, कोई झाड़ू लगा करके, कोई सफाई करके, कोई कोई दुकान खोल करके, कोई किसी की दुकान में काम करके, अलग अलग प्रकार के अवसर उसके पास में अवेलेबल रहते हैं। अवसर शहरों में थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या चैलेंजेस नहीं है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, एक नाम यहां पर दिया है बच्चू मांझी का। बच्चू मांझी एक रिक्शा चालक है जिसकी एक बीवी और 3 बच्चे हैं। ठीक है, गांव में रहते हैं बीवी और बच्चे, लेकिन ये उनके लिए अवेलेबल रिसोर्सेस को अवेलेबल कराने के लिए रिक्शा चलाने का काम करता है, साइकिल का रिक्शा है। अब उस प्रोसेस के दौरान में ये 5 से 10 रुपए एक ट्रिप पर मान लीजिए कमा रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 रुपए हर दिन का ये कमा रहा है, ऐसा एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब ये एक स्ट्रगल को यहाँ पर बता रहा है। 5 से 6 किलोमीटर रिक्शा चलाएगा और उसमें उसको 80 से 100 रुपए लगभग मिल रहा है ना? और इसके बाद में ये जो वहां पर रह रहा है, जहां पर शहर में जहां पर रह रहा है, वहां रहने के लिए फूड और शेल्टर जो बना करके झोपड़ी में वो बना करके बहुत बेसिक बेसिक जरूरतें पूरी करते हुए वो रह रहा है, तब भी उसका खर्च 50 से 60 रुपए हो जा रहा है। कमा कितना रहा है? 80 से 100। घर क्या बेच पाएगा? क्या कुछ कर पाएगा? कुछ एक्स्ट्रा मान लो भूख लग गई या फिर तबीयत खराब हो गई तो क्या कुछ वो अलग से अरेंज कर पाएगा? तो चैलेंजेस अर्बन एरियाज में ज्यादा है, ये दूर की चांदनी है। ठीक है, बाकी फिर अंधेरी रात है। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस है अभी एक एक करके आपको समझ में आएगा। अच्छा, कुछ लोग इसी में बेहतर हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए डिजाइनर प्लेट्स हैं, है ना? ये एक अच्छा अवसर है ना? कुछ लोग इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आगे निकलेंगे। कहीं कहीं पर रिसोर्सेज या स्किल की कमी है। अगर शहरी क्षेत्र में स्किल से आप पीछे हैं तो आप वास्तव में पीछे हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर आपको काम करना होगा। एक आप बाजार देखते होंगे, है ना? ये है मजदूर का बाजार, मंडी, है ना? जिसे कहेंगे मजदूर की मंडी। मजदूर की मंडी में क्या है? बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए आपको मिलेंगे। अगर आपके पास में आपके पास में काम है तो आप वहां पर जाएंगे, मंडी से 2-3 व्यक्ति जितने भी रिक्वायरमेंट है आप लेकर के आएंगे और आप अपना काम कराएंगे। उससे उनको पैसा मिलेगा और उससे उनकी आजीविका चलेगी। ये प्रोसेस है पूरा पूरा। लेकिन चैलेंज क्या है? सबको हर दिन वहां पर सबको रोजगार मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो वहां पर अनइवननेस बहुत ज्यादा है, रेगुलरिटी नहीं है। कई क्षेत्रों में रेगुलरिटी है भाई, आप अगर किसी कंपनी में जाकर के कपड़े सिलने का काम पा जाते हैं, है ना? तो
इंडस्ट्रीज और बहुत सारी कंपनीज भी यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बूम्ड है ताकि लोगों को रोजगार मिल जाए, क्या हमारी स्किल सेट्स उतनी है जिसमें हम एक बेहतर रोजगार का विकल्प ले ले ना। तो स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अर्बन एरियाज में, ये आपको ध्यान रखना है ना। कॉल सेंटर्स में लोग काम कर सकते हैं, लोग अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस पूरी की पूरी जो शहरी व्यवस्था है उसको डिटेल में। मीनिंग क्या है आजीविका का अर्थ, अगर उन संसाधनों पर बात करें जिसके माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं को भोजन, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान पूरा करने के लिए प्राप्त कर लेते हैं और शहरों और कस्बों के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के माध्यम से आजीविका कमाने का काम करेंगे। आजीविका का मतलब वही है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग स्किल्स के अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आजीविका यहां पर भी निर्भर करेगी, ठीक है। जैसे कृषि को हम लोगों ने देखा था तो एकमात्र कृषि ही नहीं है, और भी विकल्प हमारे पास में है, ऐसे यहां पर भी और भी विकल्प हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे, उन पर बात करेंगे। शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन अधिक विधिक होते हैं क्योंकि शहरों में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। टाइप्स अगर देखेंगे यहाँ पर तो रोजगार के बहुत सारे काम है, जैसे कि कार्यालयों में काम है, उद्योगों में काम है, कंपनियों को काम है, अन्य अन्य छोटे छोटे व्यवसाय भी हैं, बहुत सारे लोग दुकान खोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बढ़ई का काम भी कर रहे हैं, शहरों में भी लोहार का काम भी शहरों में किया जा रहा है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट का भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कपड़ों का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मॉल और बाकी सारी चीजों जगहों पर काम कर रहे हैं, किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, कोई ट्यूशन कर रहा है क्योंकि वहां पर शिक्षा का स्तर बेहतर है, वहां पर ये वाले अवसर भी मिल जाएंगे, है ना। तो आजीविका के लिए अलग अलग प्रकार के संसाधनों को हम लोग तय करने, हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और वो सारे संसाधन हमारी आजीविका में हमें मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, शहरी जो रोजगार है उसको मुख्यतः औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑफिशियल भी है, बहुत सारे जो है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स में बताते हैं। अगर फॉर्मल की बात करें तो इसमें ऐसे आ जाते हैं जैसे नौकरियां हैं, संगठित होती हैं, जहां कर्मचारियों को नियमित वेतन और सुविधाएं मिलेंगी, कुछ कुछ लायबिलिटीज, कुछ बॉन्ड्स हैं जो कि उन्हें पता होंगे। कई बार ये जो काम है फॉर्मल वाला, ये प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा होती है, निश्चित कार्य मिलता है और समय और अवकाश भी यहाँ पर मिलता है। फॉर्मल सेक्टर जॉब्स में ज्यादातर ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल में इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो जाएंगे, बैंक हो जाएंगे, लार्ज जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, वहां पर भी काम आपको एक अच्छे खासे नियमित तरीके से मिलेगा। तो स्कूल्स में अगर आप टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मुहैया हो जाएंगी, है ना। तो इसके माध्यम से चीजें चलेंगी। अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स की अगर बात करें, अनौपचारिक क्षेत्र की अगर नौकरियों को अगर हम लोग समझें, यहाँ पर असंगठित व्यवस्था है, इसमें नौकरी की सुरक्षा या निश्चित जो वेतन है वो यहाँ पर नहीं है। जैसे कि रिक्शा चालक का काम है, निर्माण मजदूर है ना। इसके अलावा जो सड़क विक्रेता है या फिर जो वेंडर्स, मतलब जो एक तरह से जो सड़क पर जो लोग ठेला वेला लगाते हैं, ये लोग हो गए, है ना। इसके अलावा घरेलू कामगार हैं, ये रोजगार लगातार नहीं मिलते, यहाँ पर आपको ब्रेक भी लेना पड़ सकता है। आपकी एक नौकरी बहुत ज्यादा उसकी सिक्योरिटी नहीं होती है, बहुत ज्यादा वेतन भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा अनिश्चित प्रकार की आय हमें मिलती है, कभी ज्यादा पैसा कमा लिया, कभी कम कमाया, कभी बिल्कुल ही नहीं कमाया, है ना, कभी काम ही नहीं रहा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग परिस्थितियों का हमें सामना इसमें करना पड़ता है। स्ट्रीट वेंडर बहुत बड़ा एग्जाम्पल, रिक्शा ड्राइवर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। स्ट्रीट वेंडर, अब इनका क्या काम है। सड़क विक्रेता शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। बाजारों या सड़कों पर फल, सब्जी, कपड़े, ये अन्य वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं। इनके पास में बहुत सारे संसाधन नहीं है, ये बिल्कुल खुले में बैठ करके अपनी चीजों को बेच रहे होते हैं। आपने भी बहुत सारी चीजें स्ट्रीट वेंडर से जरूर खरीदते होंगे, है ना। तो बहुत बड़ा हिस्सा है ये, है ना, ये समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग अगर कुछ भी नहीं विकल्प बचता है तो एक दुकान खोल करके सड़क के किनारे जरूर बैठ जाते हैं। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं, सड़क के किनारे अगर आप पकौड़े बेच रहे हैं तो वो भी एक रोजगार है, चाहे आपकी आजीविका उससे निकल पा रही है या फिर नहीं निकल पा रही, है ना। तो ये एक चर्चा का विषय है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना ये रोजगार आपको दे पा रहा है ना। क्या आप भी तैयार हैं इस रोजगार के अवसर को एक तरह से सृजन करने के लिए या फिर इसमें आप इन्वॉल्व होने के लिए, है ना। तो आप अपने विचार दे सकते हैं, क्या इसे एक रोजगार माना जाना चाहिए, क्या ये आजीविका का एक संसाधन। देखिए, जीवन जीने की जो मूलभूत चीजें हैं उनको केवल अगर आप सृजन कर पा रहे हैं तो वो केवल आपकी आजीविका है, बस।
अगर आप एक अच्छा सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास में आय के स्रोत अच्छे होने चाहिए, जो आपकी मेहनत, आपकी स्किल और रोजगार के अवसरों पर डिपेंड करेगी, है ना। तो आप एक जो एक तरह से जो ठेले वाली ये सारी चीजें जो है, हाँ, काम सारे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, मेहनत हर जगह पर लगती है, लोग पैसा हर जगह पर कमा भी लेते हैं, है ना। लेकिन उसे अगर आप जनरलाइज कर दें कि यार ये भी तो एक काम ही है या ये भी एक व्यापार कर रहा है, और आप अपनी रोजगार को सृजन करने या रोजगार को उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है उससे आप ये कह करके बच जा रहे हैं कि ठेला भी अगर उसने लगा लिया है तो वो रोजगार अपना तो आजीविका चला रहा है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं नाकामी है। ठीक है, आपको रोजगार के अवसर सृजन करने ही करने होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सरकार का ये जिम्मेदारी है ना। लेकिन आप इससे बच नहीं सकते ये कह करके कि भाई आप ठेला लगा करके अपना आजीविका का पालन करिए, है ना। क्यों? अगर वो उसके पास में एक बेहतर विकल्प होगा तो वो क्यों ठेला लगाएगा? कोई जबरदस्ती मतलब कोई अपने मन से तो नहीं लगाता ना। तो इस वजह से शहर के लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम यहाँ पर किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से। अच्छा, शहरों में वर्किंग कंडीशन भी बेहतर होती है, परिस्थितियां नौकरी पर निर्भर करती हैं। औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बेहतर सुविधाओं को एक तरह से प्राप्त करते हैं और स्थिर आय मिलती है। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक अक्सर जो है वो थोड़ा सा लंबे समय तक काम करते हैं और कम मजदूरी भी प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो हमारे घर पे घर वर बनाने आते हैं उसमें एक मिस्त्री होता है, मिस्त्री के पास में स्किल होती है, इस वजह से उसको ज्यादा पैसा मिल रहा होता है। लेकिन जो मजदूर जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इधर से उधर दौड़ना, मसाला बनाना, ईंटें देना, सब कुछ करना, ये सारा काम वो कर रहा है, ज्यादा मेहनत वो कर रहा है, लेकिन उससे पैसा कम है ना। तो स्किल्स बहुत बड़ा फैक्टर अर्बन एरियाज में होती है और उसमें लंबे समय तक काम होता है। हाँ, मानते हैं लंबे समय तक काम है, लेकिन जो उसका मेहनताना जो मिलता है वो अक्सर कम ही मिलता है, इस वजह से इसकी आलोचना भी होती है। अच्छा, इसके बाद क्या आया? इसके बाद शहर में शहरी जो आजीविका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगी। शहरी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और व्यापार तथा उद्योगों को बढ़ावा यहाँ पर देने के लिए इन्हें जाना चाहेगा। शहरी आर्थिक गतिविधियां कृषि उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों को भी सहायता करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये व्यवस्था को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, जो आजीविका की व्यवस्था है उसमें शहरी जो क्षेत्र है ना, उसमें विभिन्न व्यवसायों के अवसर तो हैं, अवसर ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन वहां पर भी चैलेंजेस है कि भाई कमियां तो मतलब कभी पैसा कम है, काम बहुत ज्यादा है ना। इसके अलावा लोगों को जो अगर फॉर्मल मिल गया तो हाँ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर में वो है तो वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर पैसे की कोई लिमिट, मतलब पैसा कितना आएगा पर डे, क्या वो हमारी जीविका को पूरा करने के हिसाब से आ भी जाएगा कि नहीं आएगा, इसकी सिक्योरिटी नहीं है ना। आय के साधन बहुत ज्यादा है लेकिन आय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती है वहां पर, ये आपको ध्यान रखना है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्लास 7th को शुरू करेंगे एनसीईआरटी। ये कंप्लीट सीरीज आपके फीडबैक पर ही निर्भर कर रही है। अगर आप लोग एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर फीडबैक लगातार कॉमेंट सेक्शन में देते रहेंगे, जब हमारी ये स्ट्रीम एंड होगी उसके बाद में आप लगातार फीडबैक, अच्छा फीडबैक देते रहेंगे तो ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी और ये पूरा का पूरा आपका बेस बनाने का काम कर रही है। इससे रिलेटेड अलग से हमने एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी का बैच भी बना दिया है, जहां पर ये वीडियोस भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मात्र 199 रुपए में आपको वो कंप्लीट बैच मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे साथ में उसे शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, लेकिन ये प्रक्रिया हर दिन आपको देखने को मिलती रहेगी। एनसीईआरटी जो सीरीज है इसको हम लोग जल्द से जल्द खत्म करके अपने आगे का एक बहुत बड़ा पड़ाव जो है वो हम लोग यहाँ पर पार कर लेंगे। एनसीईआरटी अगर क्लियर हो गया तो आपका एक बेस जो है वो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत इधर उधर आप फंसा करते हैं टर्म्स में, वो सारे टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फायदा कर रही है ये सीरीज या नहीं, कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।